मुस्कुराते रहिए जनाब, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, किसी की स्माइल कितनी प्यारी होती है, वो कितना जचता है उसके ऊपर, और दिल जो है वो स्माइल देख करके खुश हो जाता है। लेकिन सोचिए, जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी दांतें दिखती हैं, दांत दिखता है। और क्या हो अगर आपके दांत थोड़े से उबड़ खाबड़ हो, दांतों के बीच में हल्का सा गैप हो, या फिर दांत साफ ना हो, या फिर दांतों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो होता यह है कि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी महसूस करते हैं। हम सामने वाले से खुल के बात नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम ही फेस करते हैं। हालांकि सामने वाले को पता नहीं होता है, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात नहीं करते हैं, आप उसके सामने स्माइल नहीं करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है भैया इस वजह से ना उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में करना क्या होगा? तो ऐसे में करना ये होगा जनाब कि अब हम अपने स्टूडियो में एक ऐसे खास शख्स को हमने बुलाया हुआ है जो आपको इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, और दांत क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीजें हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर उमेश चंद्र जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में पहले कुछ बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्लस आपने पढ़ाई कहाँ से की है, और आप इस फील्ड में कितने सालों से हैं? देखिए क्या है, मैं बिलोंग तो यहीं आपके अपने शहर से, बस्ती से ही बिलोंग करता हूँ। और पढ़ाई जो हमने किया है वो मेरा गोरखपुर से कंप्लीट हुआ है। मैंने BDS वहाँ से अपना कंप्लीट किया है। 2009 बैच का मैं स्टूडेंट रहा हूँ वहाँ पे, और वहीं से मेरा स्पेशलाइजेशन है, और वहीं से मैंने ये अपना BDS कंप्लीट किया है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है, मतलब आप क्या क्या करते हैं। मतलब कि दांतों में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज क्या है उसमें? जनरल डेंटिस्ट्री, जितनी भी चीज़ें होती हैं जनरल डेंटिस्ट्री में, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। और जनरल डेंटिस्ट्री में जो भी दांत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे दांत से रिलेटेड हो, चाहे वो मुंह से रिलेटेड हो, सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो सर, आप अपने पेशेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? पेशेंट के साथ इंटरेक्ट ऐसे ही होता है कि जैसे पेशेंट आया, पेशेंट अपना प्रॉब्लम बताता है, कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब हमको ये दिक्कत है, और हम चूंकि जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहाँ के अकॉर्डिंग क्या इंसिडेंस है, किस डिजीज का प्रिविलेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए हम उससे पूछते हैं उसकी परेशानी क्या है, और उस परेशानी के हिसाब से उसका निदान किया जाता है। और सर, किस तरह की टेक्नोलॉजी टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं? टेक्नोलॉजी जैसे डेंटल में तो ढेर सारे ट्रीटमेंट होते हैं। अब उसमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है उसके हिसाब से उसकी टेक्नोलॉजी अलग अलग है। जैसे मान लीजिए, सिंपली मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो पेशेंट दांत में दर्द लेके आया, दांत में गड्ढा है, पानी लग रहा है, ऐसी समस्या लेके आया है वो, तो उसकी जनरली RCT ही करनी पड़ती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और ये जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, ये पहले क्या होता था कि हैंड फाइलिंग की जाती थी, मैनुअल किया जाता था। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि एंडोमोटर आ रहे हैं, मशीन से चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादा प्रिसाइज हो रहा है, कम समय लग रहा है, पेशेंट का कंफर्ट ज़्यादा है, डॉक्टर का भी कंफर्ट है, पेशेंट का भी कंफर्ट है। तो सारी जो ट्रीटमेंट पहले थोड़ा सा इफ बट होती थी, वो चीज़ें अब ज़्यादा प्रिसाइज और परफेक्शन की तरफ होती हैं। क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है सर आपको? चैलेंजेस देखिए, अब हम लोग ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी वीक होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो फाइनेंशियली साउंड हैं, तो उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हम लोग आसपास के क्षेत्र में, आपको भी पता होगा कि आसपास के क्षेत्र में क्या है कि अभी गरीबी है, लोग उस स्तर तक नहीं है कि हाँ सारा ट्रीटमेंट वो करा पाए। तो हमें क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी रहती हैं कि जिससे मरीज ठीक हो जाए, मरीज दर्द खत्म हो जाए, उसकी प्रॉब्लम सही हो जाए, और थोड़ा सा फाइनेंशियल जो पैसे का है वो पैसा भी थोड़ा उसका हिसाब से रहे कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। मतलब कि अगर किसी के पास उतना फाइनेंशियल वो मजबूत नहीं है और आपके पास आता है, तो उसका भी समाधान है? बिल्कुल, उसका भी समाधान किया जाता है। और बिल्कुल निश्चित रूप से पहला हम लोग का पहला जो फर्स्ट एम होता है, पैसा तो एक सेकेंडरी चीज है। पहला चीज ये है कि जो रोगी है उसके रोग को हरा जाए, सबसे पहली चीज यही होती है। हम लोग का जो प्राथमिकता है वो यही है। सर, जो जैसे हम बात कर रहे हैं दांतों के बारे में, हम बात कर रहे हैं, मुझसे सारी समस्याओं के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत ज्यादा देखा गया है, बहुत कॉमन है ये कि दांतों के बीच में खोड़िला हम बोलते हैं, जो दांतों में कुछ फंस जाता है, और आदमी जो है वो जीभ से एक्सरसाइज करता रहता है उसे निकालने के लिए, और आगे चल के उसको बहुत तकलीफ होता है। तो ये कितना दर्द दे सकता है, ये कितना असहनीय होता है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, देखिए, दांत में खोड़िला जो आपने बोला बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ये मरीज आता है तो 10 में से 7 मरीज तो यही बताता है कि हाँ डॉक्टर साहब दांत में खोड़ल है। खोड़ल होने की जो सबसे पहली वजह ये है कि हमारा एब्सेंस ऑफ ब्रशिंग, हम ब्रश नहीं करते,
प्रॉपर ब्रश नहीं करेंगे तो वहां पे जो भी हम लोग खाते पीते हैं वो फंसा रहता है, और जब मुंह में जितना भी खाना पीना जो भी है फंसा है अगर, तो वहां पे धीरे 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 बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, और दांत का जो परत होता है ऊपर वाला उसको धीरे 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 करके वो कमजोर कर देता है। और जब कमजोर करता है तब उसके बाद जब हम लोग कुछ खा रहे होते हैं तो प्रेशर पड़ता है तो टूट जाता है। तो अक्सर तरह ऐसा लगता है कि हमने ये खा लिया अचानक से तो टूट गया डॉक्टर साहब, लेकिन वजह वो नहीं होती कि हमने चना खा लिया तो टूट गया। वजह ये है कि आपका दांत उस पॉइंट पे कमजोर हो चुका है जिसके वजह से वो टूटा है। तो क्या सर कोई टेक्निक है क्या, क्योंकि हम ब्रश, मुझे नहीं लगता कि कोई बिना ब्रश किए रह सकता है, तो ब्रश में हम नॉर्मली दांतों को घिसते हैं, तो क्या ब्रश किसी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ब्रशेस में भी कोई क्वालिटी होना चाहिए, कोई टाइप होना चाहिए, या फिर ब्रश करने का भी कोई तरीका होता है? देखिए, ब्रश से दांत को घिसते नहीं है, दांत को हम लोग ब्रश करके साफ करते हैं, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ब्रश जो हम लोग करते हैं, आप ज्यादातर देखे होंगे कि हर जगह लोग मॉर्निंग में ब्रश कर लिए उसके बाद पूरा दिन भर फ्रेश हो गए, हाँ कि अब टेंशन नहीं है, अब दांत में तो कुछ होना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। दांत को सुबह जितना इंपॉर्टेंट है ब्रश करना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले आप ब्रश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि रात में, अगर देखिए अगर आपके मुंह में दांत में कुछ फंसा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम समझिए कि बिल्कुल कम से कम होनी है, ना कोई बैड ब्रेथ होना है, ना आपको जो कैविटी वाली बात कर रहे हैं आपकी खोड़र, ऐसी भी समस्या जो है दांत को ब्रश करने से ही सही किया जा सकता है। मतलब ब्रश अगर हम कर रहे हैं तो ये एक प्रिवेंटिव मेथड है कि हम अपने दांत को कम से कम रिस्क वाली चीज पर डाल रहे हैं। तो यानी कि हम एक बार सुबह में ब्रश करते तो हैं ब्रेकफास्ट से पहले, और एक बार रात में हमें सोने से पहले करना, सोने से पहले, खाने के बाद सोने से पहले ब्रश एक बार कर लेना जरूरी होता है। दूसरी एक चीज ये है कि हम लोग डाइट क्या ले रहे हैं उस पर भी ये सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे जो मीठी चीजें होती हैं, जैसे आजकल देखें बच्चे हैं, बड़े लोग भी हैं, चॉकलेट, ठीक है, और ये चिप्स, ये सारी चीजें जो है ये क्या होता है, ये ग्लूकोज इसमें होता है, और ग्लूकोज जाके अंदर फिर वो चेंज हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, फिर वो दिक्कत करता है दांतों में, वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है। समझ लो कि बैक्टीरिया के लिए एक फेवरेबल मीडियम मिल गया कि हाँ अब हम बूस्ट कर जाए, तो ऐसा होता है। इसलिए अगर आप जब भी कोई मीठी चीजें खाते हैं, शुगर खाते हैं, या बच्चों को, जो छोटे बच्चों को लोग दूध में, वो बॉटल में दूध डाल के और शुगर डाल के दे दिए, रात भर मुंह में लगा के बच्चा पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, तो उसकी वजह से कैरीज लग जाता है। उसकी वजह यही है क्योंकि जो ये शुगर है, यही दांत को, समझ लो इसको एक तरीके से बोला जाता है, सुक्रोज को बोला जाता है आर्च क्रिमिनल, कि मतलब वो दांत और आपके आर्च के लिए वो ठीक नहीं है। तो अगर आप ऐसे किसी चीज का कंजप्शन कर रहे हैं तो उसके बाद आप प्रॉपरली मुंह को धुलिए और उसके बाद ब्रश करिए, यही इसका सही बचने का तरीका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम अभी भी गांव की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे मौजूद हैं इससे आगे जो है वो गांव ही है, और हमारा जो रेडियो स्टेशन है वो बेसिकली गांव के लोग भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और जो ऐसे शहरों में जाते हैं, कुछ हमारे शो जितने पॉपुलर हैं तो लोग फोन पर भी बहुत अच्छा खासा वो सुनते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि भैया ये तुम लोग ब्रश के चक्कर में पड़े हो ना, गांव में आओ, तुम्हें नीम की लकड़ी से दातुन कराते हैं, उससे करोगे तो बहुत ही बेनिफिट होता है। तो क्या बेनिफिट होता है ब्रश से दांत घिसने में और दातुन से दांत घिसने में, क्या दिक्कत है और क्या फायदे हैं इसके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ब्रश और दातुन में अगर दो ऑप्शन है आपके पास, तो आप ब्रश को सेलेक्ट कीजिए, दातुन को नहीं। दातुन को इसलिए नहीं क्योंकि दातुन जो होता है, आपको पता है कि जो दातुन होता है, नीम का हो गया या आम का हो गया, लोग गांव में मिलता है वो करते हैं, उसको पहले कूचा बनाते हैं, कूचते हैं, और कूचने के बाद फिर उससे ब्रश करते हैं जी, कि जिससे ब्रश बन जाए। कूचते इसलिए जिससे ब्रश बन जाए, उसके बाद ब्रश करते हैं उससे कि साफ हो जाए। लेकिन क्या है कि जब दातुन से आप ब्रश कूचा बनाते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं बन पाता है कि आपके दो दांत के बीच में घुस के वो जो गंदगी फंसी है उसको निकाले। दांतों के बीच में जो गैप होते हैं जो उसमें, हाँ उसमें ऐसा वो नहीं बन पाता है, इस फॉर्म में होता ही नहीं है वो कि वो दो दांत के बीच में घुस पाएगा और आपकी जो गंदगी है उसको निकाल पाएगा। तो इसलिए ब्रश जो है वो जरूरी होता है, क्योंकि ब्रश जो बनाया जाता है वो उसका जो ब्रिसल होता है और टफ्ट जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और ऐसा डिजाइंड होता है वो कि आपके दो दांत के बीच में वो घुसेगा और गंदगी को निकालेगा। ब्रश करने का मतलब ये नहीं होता कि हम मंजन बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं होता। ब्रश का मतलब ये हुआ कि दो दांत के बीच में घुसा वो ब्रश और उस जो गंदगी फंसी है उसको निकाला, ये ब्रश का तरीका होता है। जो हम लोग दातुन करते हैं उससे उसका दूसरा नुकसान क्या है? उसका दूसरा नुकसान ये है कि जब वो दातुन होता है, आपको पता है कि हार्ड होता है वो, आप ब्रश कर रहे हैं, दातुन से कर रहे हैं और कहीं वो इधर उधर लगेगा तो मसूड़े को चोट पहुंचाएगा।
आपके तालू को चोट पहुंचा सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए दातुन को नहीं, आप ब्रश को सिलेक्ट करिए, अच्छे क्वालिटी के ब्रश जिसका टफ्ट ब्रिसल सॉफ्ट होता है, और हर महीने कोशिश ये करिए कि चेंज कर दे। कुछ और भी सवाल है, जैसे ये दूर से रिलेटेड है लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरे मन में भी है और मैंने लोगों से सुना हुआ भी है कि पहले जैसे डाबर रेड का एक सूखा हुआ पाउडर आता था। हाँ, हाँ। हमने हाथ पे रखा, उंगली लिया, घिस लिया पूरा, या फिर ब्रश लिया, घिस लिया पूरा, देखा देखी कहें, या फिर कॉम्पिटिटर उसका कॉलगेट भी आया और आपने देखा होगा एक स्टील के बॉटल में, स्टील में ऐसे बहुत ही यूनिक बॉटल थी, उससे हम लेकर के ब्रश किया करते थे, ठीक है। लेकिन फिर मैंने देखा कि लोग कहते थे कि यार इससे जो है वो ठीक है, लेकिन लोग इससे पहले ना जैसे बहुत सारे घरेलू चीजें होती हैं कि तेल में पता नहीं क्या क्या मिक्स करके, लौंग वगैरह मिक्स करके उससे भी दातुन क्या करते थे। फिर अब जो चीजें आई वो पेस्ट के रूप में आ रही हैं, बहुत सारे केमिकल युक्त भी पेस्ट होते हैं, लेकिन अब लोग आयुर्वेदिक की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि दंत कांति की तरफ लोग बहुत जा रहे हैं। कॉलगेट ने भी अपना एक हर्बल निकाला हुआ है, उसकी तरफ भी लोग जा रहे हैं। तो बेनिफिट क्या रहता है लोगों का? मतलब ये है कि अगर दांत सामने से बिल्कुल शीशे की तरह चमकने नहीं लगे, बिल्कुल ऐसे व्हाइट ना हो जाए, तो मतलब उनके हिसाब से वो दांत अच्छे से धुला नहीं है। तो आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, जो पहले पाउडर आता था जिससे पाउडर लगा के हम लोग ब्रश में और ब्रश करते थे, वो था, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे उसको, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं जी। और जब हम दांत पे उसको घिसते हैं तो वो दांत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। नुकसान कैसे पहुंचाता है? वो दांत को काटता है, और काटने के बाद जो हम लोग के मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि उसमें सर्वाइकल अब्रेजन हो गया, उसको अब्रेजन बोलते हैं। जब दांत ब्रश करते करते कट जाए तो उसको अब्रेजन बोला जाता है। तो पाउडर वाले से ये चीज ज्यादा होता है। दूसरी चीज ये है जो पेस्ट है, पेस्ट में भी जैसे जो डिफरेंट कंपनी, जैसे आपने दंत कांति का नाम लिया, दंत कांति और कोलगेट में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कोलगेट के पेस्ट है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो जिससे पेस्ट बना है, वो बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे होने की वजह से क्या है, वो एब्रेजन कम से कम करते हैं। दंत कांति करने से लोगों को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है, लगता है कि हाँ थोड़ा आराम हो गया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा ये कोलगेट का जो स्ट्रॉन्ग टीथ करके आता है या हर्बल वाला आ रहा है। तो इसके तो मतलब कोलगेट बेहतर है? हाँ, कोलगेट मेरे हिसाब से बेहतर है, जो जनरली गांव में भी मिल जाता है, शहर में भी मिल जाता है, हमारे आपके सबके घर में भी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन चूंकि उनके ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए या फिर एक फेस कह लीजिए, तो बाबा रामदेव, जी, ठीक है, तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है कि बाबा रामदेव का है तो ये अच्छा ही होगा। तो फिर ये क्या है फिर? नहीं, वो तो ट्रस्ट है। बाबा रामदेव आयुर्वेदा को सपोर्ट करते हैं, वो अच्छी चीज है। आयुर्वेदा के लिए योग गुरु भी लोग कहते हैं उनको, वो अच्छी चीज है। लेकिन मैं जब बात डेंटिस्ट्री की कर रहा हूँ तो उसमें ये मुझे मतलब जो मेरा विचार है कि ये कोलगेट जो है ये थोड़ा अच्छा है उससे दंत कांति की तुलना में। लोग ऐसे भी कहते हैं कि कोलगेट अच्छा है क्योंकि उसमें झाग बहुत ज्यादा आता है और दंत कांति में झाग बहुत कम आता है। फोमिंग का थोड़ा, फोमिंग से क्या फ्रेशनेस तो फील होता है, ऐसा नहीं है, झाग से फ्रेशनेस फील होता है। लेकिन जो मेरा विचार है इसको लेके वो यही है कि कोलगेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा इसके कंपैरिजन में, या कह लो कि जो आप जनरली जितने अवेलेबल हैं उसके कंपैरिजन में वो ठीक है, बेस्ट है। अच्छा सर, मैंने देखा हुआ है कि जैसे यंगस्टर भी हो गए हैं तो उनके दांत जब बाहर की तरफ निकलते हैं या फिर उनके दांतों के बीच में जब गैप होता है तो ब्रेसल्स लगवाते हैं अपने दांत में, ठीक है। तो एक मैंने सुना हुआ है कि 18 साल की उम्र तक ही जो है ये सारी चीजें लग पाती हैं, उसके बाद से नहीं हो पाता है। फिर मैंने देखा टूथसी कंपनी को, तो वो एक नया इनविजिबल ब्रेसल्स लेके आए हैं जो जैसे हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो एजेड हैं वो भी लगा सकते हैं। तो ये कितना बेनिफिट रहता है ये इनविजिबल वाला भी और ये ब्रेसेस जो डॉक्टर लगाते हैं, तो इन दोनों में क्या सही है, क्या ड्यूरेशन में दांत जो है वो ठीक हो जाते हैं? देखिए सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए ब्रेसेस लगाया जाता है दांत को करेक्ट करने के लिए, दांत का करेक्शन। अब करेक्शन किस फॉर्म में है, दांत बाहर है, दांत में स्पेसिंग है, दांत ऊबड़ खाबड़ है, तो करेक्शन में ही सारी चीज आती है कि हाँ वो अपने सही फॉर्म में नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। उसको वैसा करने के लिए हमें ब्रेसेस या इनविजिलाइन जो आप बता रहे हैं उसको बोलते हैं इनविजिलाइन, उसके तरफ जाना पड़ता है। दूसरी बात की आपने एज की जो बात की कि 18 साल तक होता है, हाँ बहुत आइडियल। अगर आप एज देखेंगे तो जो लड़कियों में आइडियल एज होता है वो 13 से 15 और लड़कों में वो 17 साल तक ही होता है। आइडियल एज किस बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं? इस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं जब हमारी बोन मैच्योरिटी की तरफ जा रही होती है
तो उस समय कितनी मैच्योरिटी हुई है, यही एज को डिफाइन करता है कि हाँ इस एज में हो सकता है। बेहतर ये होता है कि 11, 12, 13 साल में जब सारे दूध के दांत टूट जाएं और परमानेंट दांत आ जाए, तब अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं जरा सा भी गड़बड़ है, ऊंचा है, नीचा है, ऊबड़ खाबड़ है, तब उस टाइम आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए और उसमें ब्रेसेज और ब्रैकेट जो भी डॉक्टर एडवाइस करे वो लगवाना चाहिए। दूसरी चीज ये है, आपने पूछा कि इनविसालाइन और ये ब्रेसेज, तो इनविसालाइन जो है वो भी दांत को करेक्ट करता है और ये ब्रैकेट और ब्रेसेज भी आपको दांत को करेक्ट करता है। क्योंकि मैंने ये सुना है सर, सॉरी बट मैंने ये सुना है कि जो ये डॉक्टर लगाते हैं, जो लोहे का जो तार होता है वो लगाते हैं, तो आपने तो बताया कि 17 साल की एज तक हो जाते हैं, लेकिन ये जो इनविजिबलाइन जो आप बता रहे हैं सर, तो इसमें ये है कि इनका ये दावा है कि आपकी एज अगर 40 के पार भी चली गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आपके दांत ठीक हो जाते हैं। तो क्या है, अभी आपने बताया कि 17 तक ही हो सकता है और इनका दावा ये है कि एजेड लोग ये कर सकते हैं, तो क्या नहीं 17 तक ही हो सकता है ये मैंने नहीं कहा है, मैंने ये बोला कि आइडियली इतने में होना चाहिए। होने का तो 40 साल तक भी होता है। हमारे यहाँ खुद ऐसे पेशेंट हैं, लेडीज पेशेंट हैं, जिनका 2 पेशेंट ऐसी हैं जिनका 40 इयर्स में लगा और करेक्शन हुआ पूरा, वो ठीक हुआ। दोनों इनविसालाइन और ये ब्रैकेट ब्रेसेस दोनों का कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि दांत टेढ़ा मेढ़ा है, उसको सीधा करना है हमें। तो दांत तो ह्यूमन बॉडी तो सेम है, उसमें फोर्स भी उतना ही सेम लगना चाहिए कि जिसमें दोनों में करेक्शन हो रहा है। तो उसमें क्या है, वो थोड़ा सा एडवांस इसलिए है उसको बोला जाता है क्योंकि रिसेंट एडवांसमेंट में ही है वो कि वो दिखता नहीं है। इनविसालाइन उसका नाम ही है, इनविज मतलब दिखे ही नहीं, और वो लगाया हुआ है आपने और वो अपना काम कर रहा है, करेक्शन कर रहा है। क्या इसमें भी पेन होता है सर? नहीं, पेन तो दोनों में किसी में नहीं होता है। जब लगता है धीरे 2, 4, 6 दिन क्या होता है कि जब हल्का सा मूवमेंट होता है, फोर्स लगता है, तो 2, 4 दिन हल्का फुल्का पता चलता है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं पेन होता कि अनबियरेबल पेन हो या आपको मेडिसिन की तरफ जाना पड़े, ऐसा नहीं होता है। तो इनविसालाइन और ये दोनों का कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि ये पूरा बायोलॉजिकल प्रोसीजर है। एक दांत जब मूव करता है, जब दांत का करेक्शन होता है तो दांतों का मूवमेंट कराया जाता है। मूवमेंट जो कराया जाता है उसमें क्या होता है कि मान लो दांत पीछे है आपका, उसको हमें आगे खींच के लाना है, तो उसको आगे खींच के लाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स जब हम लगाते हैं तो दांत मूव करता है आगे की तरफ। कैसे मूव करता है? उसका मूव करने का तरीका यही है कि इतना फोर्स लगाया जाता है कि वो धीरे 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 करके आगे की हड्डी को गलाता जाता है, और जिधर फोर्स लगा रहा है उधर गलाता जा रहा है, और पीछे की हड्डी पे धीरे 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 बोन डिपोजिशन होता जा रहा है, और ऐसे करके पूरी रिमॉडलिंग हो जाती है, और ऐसे करके ये आपका दांत जो है करेक्ट हो जाता है। अब एक और सवाल है सर मेरे पास। ये सवाल ऐसे है कि अभी हमने एक मूवी देखी OMG 2 करके, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे उस पर बातचीत की गई थी, और जैसे मैं इससे इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि कैल्शियम, जो दांतों में जो कैल्शियम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कैल्शियम दांतों में खत्म कैसे होते हैं? मैंने कई सारे मिथ भी ये सुने हैं कि जब सीमन बाहर निकलता है तो उससे भी दांतों को बहुत असर पड़ता है। क्या ये बात सही है? कैल्शियम दांतों क्या पूरी बॉडी को, हड्डी के लिए तो जरूरी होता है। दांत जो होता है हड्डी का एक रूपांतरण ही है, ठीक है। तो कैल्शियम की आवश्यकता तो होती है, लेकिन किसी भी जो बायोलॉजिकल प्रोसीजर है या किसी भी नेचुरल प्रोसीजर से कैल्शियम का इतना विड्रॉल नहीं होता, इतना वो लूजनिंग नहीं होता कि जिससे कि आपके बॉडी पे अफेक्ट पड़ने लगे। जब तक कि कोई भी चीज जो भी है वो बहुत एक्सेस नहीं है तो कोई ऐसी प्रभाव ऐसा नहीं पड़ता है। और कैल्शियम के लिए सबसे बेहतरीन उत्पाद क्या है? क्या हम सेवन कर सकते हैं? क्या खा सकते हैं कैल्शियम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? क्या हम मूव करना हमारा कैल्शियम की गोली की तरफ सही है? नहीं, बॉडी में कैल्शियम खुद उतना बनता रहता है कि बहुत ज्यादा आपको तब तक जरूरत नहीं पड़ती जब तक बहुत ज्यादा डिफिशियंसी नहीं है। बाकी जितने फ्रूट्स वगैरह है, सारी चीजें हैं, सब खाएंगे तो कैल्शियम मिल जाएगा। और जो मुंह से जो दुर्गंध आती है सर, वो किस रीजन से होती है? मुंह से जो दुर्गंध आती है, ब्रश करने के बाद से भी लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है। मुंह से दुर्गंध आने की कई वजह हैं। सबसे पहली वजह तो चूंकि हम डेंटल सर्जन है तो मैं दांत की ही बात करूंगा। उसके दूसरे जीआई डिस्टर्बेंस होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होता है, उसके वजह से भी स्मेल आती है। लेकिन चूंकि आप डेंटल से रिलेटेड हो, मैं डेंटल सर्जन हूँ, तो मैं डेंटल से रिलेटेड ही चीजें बता रहा हूँ आपको। जब दांत में गंदगी होती है, गंदगी कैसे हुआ? वही जो मैंने पहले बताया आपको कि खाना फंसा और सड़ा तो उसके वजह से स्मेल आया। दूसरी चीज ये है कि जब 2 दांत के बीच में खाना फंसा तो उसमें मसूड़ा जो होता है वो स्वेलिंग हो जाती है। मसूड़े में स्वेलिंग इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन आ गया, और वो इन्फेक्शन जब नहीं साफ होता है तो और क्रोनिक होते होते क्या होता है कि वहाँ पे भी पस वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है, तब उसके वजह से भी स्मेल आता है।
कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं, 2 दिन आप मान लो किसी दिन एब्सेंस हो गया, नहीं किए, अगले दिन आए, अगले दिन किए तो और ज़्यादा स्मेल आता है। उसकी वजह यही होती है क्योंकि खाना जो है वो साफ़ ही नहीं हुआ वहाँ से, और फिर उसने इन्फेक्शन किया। अब इन्फेक्शन जो है ऐसा है कि आपके 2 बार ब्रश करने से नहीं है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाके दिखा के ही वो सही होना है। और सर जितने लोग जैसे कंज्यूम करते हैं, तंबाकू कंज्यूम करते हैं, तो हमने देखा उनके दांत के किनारे किनारे ना ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं दांतों के बीच बीच में, तो उन्हें वो फिर साफ करवाने जाते हैं, तो वो साफ हो जाता है। हाँ, तंबाकू खाने क्या गुटखा जो लोग खाते हैं उसमें ब्लैक ब्लैक ज्यादा होता है, तंबाकू से भी होता है। लेकिन जो तंबाकू खाते हैं लोग और जो नहीं खाते हैं, कैलकुलस लगभग सबके दांतों में हो जाता है अगर ब्रश नहीं करता है तो। गुटखा जो खाते हैं उससे क्या होती है, दांत में स्टेनिंग हो जाती है, जो आप बता रहे हैं कि बॉर्डर किनारे किनारे ब्लैक 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 हो जाता है, वो स्कैलोपिंग पैटर्न में क्या होता है कि वो एक स्टेन हो जाता है, और वो स्टेन फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवा के साफ करवाना होता है। तो जो लोग साफ करवाते हैं उसके बाद से भी उनका वो गुटखा वगैरह छूटता नहीं, वो वापस से हो जाता है मेरे ख्याल से। देखिए, सबसे जो बैड हैबिट है वो है टोबैको कंजप्शन किसी भी फॉर्म में, जैसे स्मोकिंग हुआ, गुटखा हुआ, चैनी खैनी हुआ, ये सारी चीजें जो है ये आपके दांत, मसूड़ा और पूरे मुंह को, और एक तरीके से कह लो कि पूरे जीवन को खराब करने वाली चीजें हैं। तो इन सारे चीजों से दूर हटना चाहिए। तंबाकू बहुत ही जानलेवा है, इवन तंबाकू के रैपर पे भी मैं देखता हूँ कि लिखा ही रहता है, फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं। तो तंबाकू को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तंबाकू बहुत ही जानलेवा होता है, और तंबाकू से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं, और एक बार हो जाने के बाद फिर बड़ी समस्याएं होती हैं, फिर उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, कई बार डॉक्टर के यहाँ विजिट करना पड़ता है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, हड्डी काट के निकाल दी जाती है। आप देखे होंगे बहुत से लोगों को, कहीं अक्सर तक मिल जाते हैं ऐसे लोग कि जिनका मुंह टेढ़ा रहता है, तो वो ऐसा कोई वजह नहीं होता, उसका वजह यही है कि उनका वो हड्डी काट के एक तरफ का जबड़ा पूरा काट के निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो टेढ़ा और तिरछा लगता है। तो इसीलिए टोबैको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और ब्रश नियमित रूप से दोनों टाइम सुबह शाम करना चाहिए, इससे दांत, मुंह और सब कुछ स्वस्थ रहेगा। चलिए, अब हम अपने अंत पे आ गए हैं, तो 2-3 सवाल और हैं मेरे पास। जैसे कि ये बताइए, जब आपने बताया कि मुंह टेढ़े हो जाते हैं, और तो क्या उसका इलाज आपके वहाँ होता है? मुंह टेढ़े होने के बाद तो रिकॉन्स्ट्रक्शन प्लेट लगता है जी। प्लेटिंग हायर सेंटर्स पे लगती है, जहाँ पे जनरल ओटी की व्यवस्थाएं हो, वहाँ पे वो जनरल एनेस्थीसिया में, सिडेशन में वो सब किया जाता है। तो प्लेटिंग रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है, कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होता है रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो टाइटेनियम के प्लेट लगा के हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एक जबड़ा ऐसे बना देते हैं, और फिर उसके ऊपर दांत भी लग जाता है। लेकिन वो जो प्रोसीजर होता है, वो जब कैंसर का ऑपरेशन एक बार हो गया, सक्सेसफुली हो चुका है, फिर दोबारा उसका रिकरेंस नहीं है, तब वो प्लेटिंग फिर किया जाता है। तो क्या अपने बस्ती में कहीं है कुछ ऐसी हॉस्पिटल जो ये सारी चीजें करती हो कि बाहर जाना? नहीं, अभी हायर सेंटर पे ही, कैंसर के लिए बेटर है कि आप हायर सेंटर पे ही कहीं जाएं। हायर सेंटर जैसे टाटा मेमोरियल यहाँ बनारस में है, बॉम्बे में है, तो वही हायर सेंटर से। ओके, तो सर जो आपका हॉस्पिटल है, चंद्रा डेंटल क्लिनिक है आपका, हाँ जी, ये कितने सालों से है? ये 5.5 साल हो गया। और अभी तक आपने कितने मरीजों को ठीक किया हुआ है? मरीज तो अब ऐसे तो मुझे याद नहीं है कि कितने मरीज, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो आपकी 5000 पेशेंट लगभग देख लिया। क्या बात है। कोई मजेदार कहानी आप शेयर करना चाहेंगे जिसे सुन के आपको लगा कि यार ये तो वियर्ड है, या फिर जिसपे आपको हंसी भी आई हो बाद में, कोई ऐसी कहानी? नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आते हैं, और उसके बाद में मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं अपने यहाँ क्लिनिक की बात नहीं बता रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ जब मैं इंटर्नशिप में था, तो एक लेडीज आई, उनको कोई लेके आया हुआ था, मतलब उनके गार्जियन कोई लेके आए थे। लेडीज जो थी थोड़ी ओल्ड एज थी, ओल्ड एज क्या मतलब 60-60 साल की रही होंगी जी जी। तो मैं मेरी टीम वर्क, जो मेरे साथ वाले कलीग थे, वो गए देखे वहाँ पे। तो हिस्ट्री लेनी होती है हम लोग को, जब हम लोग इंटर्नशिप कर रहे होते तो उसमें हिस्ट्री लेनी होती है कि मरीज कहाँ से आया है, क्या किया है, क्या दिक्कत है उसको, इसके पहले क्या बीमारी रही है। तो ये सारी चीज़ों को एक डिटेल, एक कॉलम बना होता है, उसमें नोट करना रहता है। तो उसमें एक लेडीज आई, तो फिर वो ऐसे, मैंने बोला कि हाँ आंटी लेट जाइए चेयर पे, तो वो लेट गई। फिर उसके बाद जो है मैंने पूछा आंटी क्या दिक्कत है आपको, तो उनका पहला जो आंसर था वो कहीं डॉक्टर साहब गड़वा बहुत पिरात है। तो हमने उनको बोला, हमने कहा कि आपको मतलब आपके घर वाले बताए होंगे कि आप डेंटल दांत के लिए जा रही हैं, आप बताया घर वालों ने? हाँ डॉक्टर साहब, दांत में भी दिक्कत है लेकिन पैरों में ज्यादा दिक्कत है। तो एक ये मजेदार वाकया। कभी कभी हम लोग के चेयर पे क्या होता है कि हम लोग जब पेशेंट को बोलते हैं कि हाँ, जैसे मैंने मरीज को देखा और मैं बोल दिया कि हाँ बैठ जाइए, लेट जाइए, तो जब चेयर पे वो लेटता है पेशेंट, तो कभी ऐसे लेट जाता है कि मतलब
जैसे जिधर सर रखना उधर पैर रख लिया, वो थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का वो सीन हो जाता है। लेकिन हम लोग चूंकि मास्क लगाए रहते हैं तो अंदर से हंस भी लेते हैं, तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। सर जो दांत लगवाया जाता है, हाँ जी, किसी का मान लीजिए दूध के दांत, तो खैर उसके बाद से जब वो रियल दांत टूटता है, तो जब नया पत्थर का जो दांत लगाया जाता है तो उसके लिए कौन इंजेक्शन जो दिया जाता है, तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि बिना इंजेक्शन दिए भी किसी का दांत लगवाना? क्योंकि बहुत लोग जो कमजोर होते हैं शायद उनमें एनेस्थीसिया जो है वो काम अच्छे से करता नहीं है, उनको 2-3 इंजेक्शन देना पड़ता है तब कहीं जाकर के ये सारी चीजें होती है। कमजोर लोगों को एनेस्थीसिया काम नहीं करता है ये नहीं है। अच्छा, जो लोग ज्यादा नशे वाली चीज करते हैं, जैसे आपके, मुझे भी लगता है कि आपके कमजोर कहने का मतलब यही रहा होगा कि जो लोग नशा ज्यादा करते हैं, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या ड्रग्स ले रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जो, इन लोगों पे एनेस्थीसिया प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। फिर क्या होता है सर इन लोगों के लिए? इन लोगों को एनेस्थीसिया वर्क नहीं करता, फिर कई बार मल्टीपल टाइम देना पड़ता है, फिर भी प्रॉपर एनेस्थीसिया जितना स्टैब्लिश होना चाहिए उतना स्टैब्लिश नहीं हो पाता है, फिर भी थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का पेन में भी काम करना पड़ता है। और चूंकि वो लोग इतना ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा पता भी नहीं चलता है पेन वगैरह, तो ये चीज़ है। कॉस्टिंग क्या आती होगी पर दांत का? वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का दांत लगवा रहे हैं, किस टाइप के दांत होते हैं। किस टाइप का दांत का मतलब, किस टाइप के दांत होते हैं। दांत 2-3 तरह के होते हैं जी। एक तो आप जैसे स्टील का कोई भी चीज देख रहे हैं वैसे स्टील का दांत होता है, ठीक है। तो स्टील का जो दांत होता है उसको बोलते हैं मेटल, वो थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है। अप्रॉक्स मान के चलो आपके 1500 रुपए में हो जाता है एक दांत। हाँ, अच्छा। और जो उसके ऊपर एक दूसरा टाइप का होता है जो बोलते हैं जिसको मेटल सिरेमिक, उसमें क्या होता है, अंदर मेटल होता है और ऊपर सिरेमिक होता है, तो वो दांत जैसा दिखता है और दांत के कलर जैसा दिखता है, तो लोग ज्यादातर लगवाते हैं अपने बस्ती वाले रीजन में लोग लगवाते हैं उसको, तो वो अच्छा लगता है, मतलब देखने में भी ठीक लगता है और मजबूत भी होता है। अप्रॉक्स कॉस्ट मतलब 2000 के आसपास आप मान लो उसको। अच्छा, मेटल वाला 1500 और ये वाला 2000 रेंज है, कई कंपनी का अलग अलग आता है, तो 3000, 3500, 4000 तक भी है। फिर एक आता है जो मेटल फ्री होता है, मतलब उसमें मेटल होता ही नहीं, एक मटेरियल होता है जिसको जरकोनिया बोलते हैं, जरकोनिया के ब्लॉक्स आते हैं उससे बनाया जाता है वो, और उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है, उसकी कॉस्टिंग 7000 से लेके आप मान के चलो लगभग 20000 तक आती है। एक दांत की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें क्या कुछ खास? हाँ, उसका खास बात ये रहता है कि उसमें गारंटी कार्ड भी एक मिल जाता है आपको। अच्छा। 10 साल 15 साल का, जिस हिसाब से जिस कंपनी जो प्रोवाइड कराती है उस हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है कि इनकेस अगर कभी प्रॉब्लम हुआ, कभी टूट गया, तो फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर दिया जाता है। ऐसा क्यूरियोसिटी है काफी जानने की, जैसे कि हमने देखा हुआ है कि लोगों को गोल्ड का बहुत ज्यादा शौक होता है, ठीक है, सोना पहन के नहाएंगे या फिर जो भी होगा, कोई ऐसा मिला है या फिर कई जानकारी में है जिसने शौक की वजह से अपना दांत जो है वो सोने का लगवाया है? नहीं, फिलहाल अभी तो नहीं ये चीज है। पहले के टाइम में ये चीजें थी कि लोग चांदी लगवा लेते थे और सोना लगवा लेते थे। फायदा होता है क्या? नहीं, फायदा तो कोई नहीं होता, बस लोग शौक के लिए लगवाते हैं, फायदा कोई नहीं है और नुकसान ही एक तरीके से, ठीक है। तो अभी भी आप कभी कभी किसी को देखे होंगे कैनाइन वाले दांत में छोटा सा एक वो डायमंड लोग लगवा लेते हैं, ठीक है, वो हल्की सी कैविटी बना के डायमंड सेट कर जिससे चमके, ठीक है। तो वो अपने लोगों के अपने अपने शौक हैं। बाकी आज जो मुझे लगता है जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के समय में, तो लोग नेचुरल चीजों की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं कि जैसे दांत है सफेद है, जैसा दांत है वैसा ही दिखना चाहिए, कुछ अलग ना दिखे, काला ना दिखे, सफेद ना दिखे, हाँ गोल्डन ना दिखे, जो जैसा है अगर उसी फॉर्म में रहे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा कि अगर हमारे लिसनर आपके पास आना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसी कोई बीमारी हो, लेकिन अगर खुदा न खास आपको बीमारी होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ पे। तो सर एक बार आप अपना एड्रेस वगैरह बता दीजिए। हाँ जी, मेरा जो एड्रेस है, आप ब्लॉक रोड है, रौता चौराहे से भी रास्ता है, बड़े वन से भी, आप लोग भी जानते हैं, होटल महारानी के बगल में चंद्रा डेंटल क्लिनिक, नियर होटल महारानी, गांधीनगर, बस्ती। टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। वीकली ऑफ नहीं है फिलहाल। क्या बात है, मतलब अगर आप काम करते हो और आपके पास संडे है तो आप संडे को जा सकते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्यों सर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं लोगों को यही बताऊंगा आपके माध्यम से, और जो लोग सुन रहे हैं सबको बताऊंगा, यही है कि आप दांत और मुंह स्वस्थ रखने के लिए आप ब्रशिंग पे ध्यान दीजिए, सुबह शाम ब्रश कराइए। जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनको खुद अभी तरीका नहीं पता चल पाया कि ब्रश कैसे करते हैं, उनको आप, जो माँ बाप हैं, जो उनके गार्जियन हैं, उनका वो कर्तव्य है कि वो उनका ब्रश कराएं। चूंकि छोटे बच्चे हैं तो टॉफी, चॉकलेट और ये सारी चीजें ज्यादा खाते हैं, इसलिए उन लोगों को ब्रशिंग पे ज्यादा ध्यान देना होता है। वो लोग ब्रश कराएं। जो बड़े आदमी है सुबह शाम ब्रश करें, और
मुझे लगता है कि बस ये करेंगे तो फिर दांत और मुंह स्वस्थ रहेगा, तो बाकी सारी जीवन वैसे ही खुशहाल है फिर आपकी। होप कि आपको समझ में अच्छे से आया हो और आप इस पे कंसिडर भी करेंगे। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।